ओनली गॉड इज ग्रेट, सिर्फ खुदा अजीम है, इल्ला अल्लाहु अकबर। कुछ अहम खबरें सामने आई थी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कहते तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, लफ्ज़ हमें फौज ही इस्तेमाल करना चाहिए, या एस्टेब्लिशमेंट कर लें फौज और ब्यूरोक्रेसी, अदलिया भी पार्ट है इनका चोरी कराने में। तो एस्टेब्लिशमेंट ने कोई यूएई से और सऊदीया से कोई मामला तय कर रही है कि जनाब हमारी याशियां कम पड़ गई हैं, कौम की खाल बेशक और खींच लेंगे जितनी कहेंगे, आप हमें कुछ पैसे लगाएं। उधर IMF से भी मिन्नत और समादत जारी हैं। और जो चाइना ने हरकत की है, मेरे नोटिस के बावजूद चाइना ने चले डायरेक्ट नहीं तो चलाकी लगा के बैंकों के जरिए हमारा कुछ गिरवी रखवा के प्रॉपर्टीज लोन दे दिया। चाइना, यह तो साबित हो गया कि तुम भी अपने मुफाद फौज से और ब्यूरोक्रेसी से और जुडिशरी से जाती मुफाद पूरे करने के लिए 22 या 25 करोड़ तक भी, क्योंकि यहां हमारे जो महकमा शुमारियात है, स्टैटिस्टिक डिवीजन है, या जो भी ये मरदमशुमारी का, ये भी तो गलत है। तो बाज लोगों के मुताबिक 25 करोड़ तक मामला चला गया अवाम का। तो इतनी अवाम से जो जुल्म तुम लोगों ने किया है चाइना, इसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है किसी ना किसी तरह मिलेगी। अच्छा, अब मैं अगली बात करने से पहले एक मैं एप्लीकेशन पढ़ता हूं, कंप्लेंट पढ़ता हूं, जो मैंने चंद रोज पहले चेयरमैन नैब को भिजवाई, मुकदमा दर्ज करने के लिए चाइना के कंसर्न लोगों के खिलाफ, आर्मी चीफ जनरल बाजवा के खिलाफ, सेक्रेटरी खजाना शहबाज शरीफ व दीगर जो भी मुतलका लोग इस घिनौने अब जो जुर्म में के बाहर से पैसे लेके अवाम के कि इसके ऊपर टैक्स लगा के उसकी किस्तें ठोकें, अपनी याशियां काम नहीं करनी। नाजायज तनख्वाहें इन्होंने अपनी गुंडागर्दी से गन पॉइंट पे बढ़वाई। सबसे पहले जरदारी दौर से ये काम शुरू हुआ है। जरदारी के मुकदमात को देखिए, मुकदमात में फंसा देते हैं सिविल को, फिर ये सरकारी की सुअर जो मर्जी जुर्म करवाते हैं। इन्होंने नाजायज तनख्वाहें, मुराद और अदर फैसिलिटीज, और फिर सीक्रेट फंड्स और ओपन फंड्स और रिश्वतें उसी तरह, ये जो जुर्म जारी कर रखे हैं, लूट मार उसी तरह। इसका हल करना बहुत जरूरी है। और अब मैं वो पढ़ता हूं लेटर, कंप्लेंट। अच्छा जी, ये मैं इसको थोड़ा साइड पे करें। एप्लीकेशन जी, जनाब चेयरमैन नैब पाकिस्तान, दरखास्त बराए अंदराजे मुकदमा बरखिलाफ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर खजाना मुफ्ता इस्माइल, सेक्रेटरी खजाना, चीन के मुतलका बैंकों के डायरेक्टर्स व मुतलका मुलव्वस सरकारी अफसरान, यानी चाइना के और पाकिस्तान के, सऊदी अरब व यूएई के 8 अरब डॉलर, ये एप्लीकेशन में डॉलर का लफ्ज मिसिंग है, 8 अरब डॉलर के कर्जे के लिए डील करने वाले वहां के और यहां के मुजरमान, घिनौने मुजरमान। जनाब चेयरमैन नैब, आलमी अदालत में मुकदमा भिजवाने के बाद मैंने दर्ज झैल नोटिस तमाम ममालिक व बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों को भिजवाया था। इसका भिजवाने में है दूसरे वाला ऊपर आया हुआ है टाइपिंग में। अच्छा, नोटिस मैं नीचे रिप्रोड्यूस कर रहा हूं यहां पे, बल्कि मैं आपको, ये मेरे हाथ में केस है, जो जैसे मैंने केस दायर किया था पहले वो सुना देता हूं। वही नोटिस था ऑलमोस्ट। तो नीचे मैंने रिप्रोड्यूस किया है नोटिस, उनको मैंने लिखा कि मैं वो नीचे रिप्रोड्यूस कर रहा हूं। केस था बिफोर
International Court of Justice before International Court of Justice, Dr. Mia Azhar Amin, petitioner in person, versus number 1 respondent IMF through MD, Washington DC, United States. Number 2 World Bank. Number 3 People's Republic of China through its president. Number 4 USA through president. Number 5 Saudi Arabia through king. Number 6 UAE through president / Khalifa. Number 7 all other countries through heads of states, यानी दुनिया के तमाम ममालिक को. Number 8 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. ये रिस्पोंडेंट्स इसमें आ गए. पेटिशन टू स्टॉप फ्यूचर डेट, आइंदा कर्ज ना दिया जाए उसके लिए आलमी अदालत में मैं गया हूं कि इन ममालिक को और अदारों को रोका जाए. ये खा जाते हैं हमारी एस्टेब्लिशमेंट और अवाम से निकलवाया जाता है. रिस्पेक्टफुली शावत. Number 1 that Pakistani civil military establishment, agencies and judiciary are the most corrupt, unjust, criminal, terrorist and violators of human rights. Almost all these allegations have been proved by many international organizations, including Transparency International, in their latest reports. This honorable court can obtain easily such types of all reports. Number 2, the Pakistani judiciary, agencies and civil military establishment are continuously robbing the people of their dignity, lives and properties. जो मैं कहा करता हूं कि ये आवाम की इज्जत जान माल कंटिन्यूसली लूट रही है एस्टेब्लिशमेंट. This honorable international court can obtain the reports from international media too. Petitioner will also present the undeniable documentary evidences for the above mentioned crimes during the hearing before this honorable court. वहां मैंने उसको कहा कि मैं इन पर्सन आऊंगा मुकदमा आलमी अदालत में लड़ने और वहां पर दीगर एविडेंसेस पेश करूंगा इस सपोर्ट में कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट कैसे लूट रही है अदलिया के साथ मिलके, विद द सपोर्ट ऑफ द जुडिशरी, क्रिमिनल जुडिशरी. Number 3, the loans and grants given by respondents are being looted by the above mentioned officials continuously through many criminal techniques. Number 4, that this debt and interest is repaid by squeezing the blood of 220 million people, while all the money is being looted by the officers and the army. Number 5, that these crimes are also the culmination of human rights violation and petitioner is also an aggrieved person and a Pakistani citizen. Prayer. Number 1, it is requested that this online petition may kindly be admitted in the interest of 220 million aggrieved civilians as a special and unique case. Number 2, it is requested that respondents may kindly be restrained from giving loan to Pakistan in any shape. In any shape. देखिए जब ये पटिशन चली गई इंटरनेशनल में, तमाम ममालिक के सदूर को मेरा नोटिस चला गया कि ये पटिशन चली गई है, तो अगर उनको जाती मुफाद ना होता फौज और ब्यूरोक्रेसी और अदलिया से जराइम अवाम के साथ कराने के लिए, तो चाइना को केड़ी तकलीफ हुई है कि वो अपने कोलों $2.3 बिलियन लोन की शक्ल चाहे दे रहा. कौन सी इतनी तकलीफ और दर्द उठ रहा है उनको 220 मिलियन कौम का, क्यों दी पेमेंट? और मैंने कहा था नोटिस में कि ये वापस नहीं होंगे पैसे. इस केस के दायर होने के बाद और नोटिस के बाद जो भी इस मुल्क को कोई पैसा देगा लोन की शक्ल में ग्रांट दे दें. एडा थानू दर्द है 2.3 बिलियन ग्रांट दे देंगे, एड दे देंगे, हमारी गिरवी करके सिविल साइड की प्रॉपर्टी, फौजियों की भी नहीं, जो उन्होंने अपनी स्टेट अलहदा बना रखी है, फिर पैसे दे रहे हो और उसकी किस्तें हमारी रगों से निकालनी है. Number 3, it is also requested that respondent 8, yani President of Pakistan and Government of Pakistan, may kindly be ordered to repay all debts by selling illegal military businesses, grabbed lands, for example DHA, lands allotted to the army officers and recovering from all corrupt government officials. जितनी करप्शन सरकारी माफिया ने सुअरों ने की है
उसके लिए मैंने इमरान के दौर में एक फॉर्म बना के भेजा था इमरान खान को कि हर सरकारी मुलाजिम से यह फॉर्म फिल करवाओ, जिसमें एक चीज यह थी कि जब वो भर्ती हुआ तो उसकी औकात क्या थी। नांगिया छांगिया केड़े केड़े पिंडा तो आके तुहानू कुर्सियां देतियां हैं कि लेफ्टिनेंट भर्ती हो रहा है, कोई एएसपी हो रहा है, कोई एसी हो रहा है, तुहानू नांगिया बगैरता तुहानू चोरां देतियां कुर्सियां और तुसी तो अय्याशी करना आ गए। तुम्हें तो तय हुआ था कि यह ड्यूटी है तुम्हारी, तुम लोगों ने तय किया, हमने तो अब लूट मार करके अरबों खरबोपति बनना है। हमने तो कुर्सी इसलिए लिया अय्याशी के लिए, चौकीदारी के लिए या अवाम की खिदमत के लिए जो दफातर बनाए गए हैं उसके लिए थोड़ी लिया। सो वो फॉर्म मैंने इमरान खान को उल्लू के पट्टे को दिया जो उसने इंप्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि ये भी जीएचक्यू का ही प्लान का नंगा है, हमाम का नंगा है, मैं प्रूव कर चुका हूं। ये जो ड्रामे हो रहे हैं ना आपस में, नूरा कुश्ती, आर्मी ने 4 गैंग छोड़े मार्केट में, कभी वो गवर्नमेंट में, दूसरा उसको गालियां निकालने के लिए, ताकि नेचुरल गाली निकालने वाले ग्रुप कहीं ना उठ जाए मारने के लिए। गहराई से समझे इस खेल को। नंबर 4 it is also requested that respondent 8 may kindly be ordered to abolish all taxes from utility and other bills. नंबर 5 मैंने कहा कि ये गवर्नमेंट को आईएमएफ फौरी तौर पर एक स्टे दे कि ये जो टैक्सेस इलीगल लिए जा रहे हैं, भाई मैंने तो बिजली खरीदी है, उसकी मद में बेशुमार गुंडागर्दियां क्यों ले रहे हो, इसी तरह दीगर। नंबर 5 it is also requested that meanwhile interim order for above prayers may kindly be issued dated 19 February 2022 petitioner in person डॉक्टर मियां अजहर अमीन। अच्छा ये थी। अब जो नैब की एप्लीकेशन है उसमें मैं कह रहा हूं कि मैं रिप्रोड्यूस कर रहा हूं नीचे, ये मैंने जो पढ़ी है ये रिप्रोड्यूस कर दी। अब आगे मैंने क्या लिखा, जनाब चेयरमैन नैब, जीएसक्यू गैर कानूनी तौर पर 50 के करीब जाहरी कारोबार और शारपाई खबरसां एजेंसी के जराये के मुताबिक बेशुमार खुफिया कारोबार फ्रंट मैना के नाम पे करता है। जैसे बैरिया टाउन की एक्सपेक्टेशन है कि क्या एक्सपेक्टेशन, क्या नजर आ रहा है, सारी फौज है। अच्छा, जिनमें बैरिया टाउन वाकयाती शुहाद से साबित है कि जिस बेदर्दी से बैरिया टाउन ने सरकारी व प्राइवेट अफराद की जमीनों पर नजायज कब्जा करके फरोख्त की, हत्ता कि वो जमीनें जिस पर ये कब्जा भी ना कर सके और ना ही मालिक थे, उन्हें भी नक्शे में शामिल करके कागजों में फरोख्त करके घिनौना जुर्म किया। और ये अदारा भी फौज चलाती है। ये हाउसिंग सोसाइटी पूरे मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी की मिली भगत से जो बनती हैं, आम भी, वो भी सारी अफसरशाही की हैं और फौज की हैं। वो क्या करती हैं, मसलन एक कनाल जगह ली, इर्द गिर्द जितने प्लाट हैं उनको भी नक्शे में शामिल किया। खरीदी एक कनाल है या एक मरबा है, 100 मरबे 60 डाले, प्लाटों में उसको कटिंग की और लोगों को 10-10 मरले कनाल कनाल की फाइलें बेचनी और जबरदस्ती छीननी शुरू कर दी लोगों से। अब जो लोग मैच डाल देते हैं, स्टेल आते हैं और फटे डाल देते हैं कि हमने नहीं बेचनी तुम्हें गुंडों को, हमारी मलकियत है, बाप दादे से आ रही है, हमारी ख्वाहिश है, हम अपनी जगह क्यों दें। तो उनकी कागजों में बेच के जिनके नाम जाली अलॉटमेंट लेटर दिए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है तुम जबरदस्ती घुस के उनसे ले लो। वो दल्ली, वो ऐसी रिश्वत में दी जाती हैं फाइलें, ऐसी फाइलें कोई डीसी को दे दी, कोई एसपी को दे दी, कोई सेक्रेटरी को दे दी, कोई फौजी को दे दी। वो गुंडे अपनी सरकारी फोर्स लेके उन प्लाटों में घुसते हैं कि 4 दीवारी दी हवेली के अंदर ओ नुक्कर ते मेरा प्लाट है। वहां पर रहने वाला कहता जी मेरे पास स्टे है, मैं क्यों दूं। जैसे अब पीआई हाउसिंग सोसाइटी में एक बंदे ने 22 साल हो गए, इमरान खान अपने बनोई को प्लाट लेके देना चाह रहा है। इमरान खान ने टेलीविजन पे एक्सेप्ट किया कि 3 आईजी मैंने इसलिए बदले के कब्जा नहीं लेके दे सके। मैंने एफआईए में पर्चे की दरखास्त भिजवाई, वजीर आजम था इमरान खान। मैंने कहा इस खबीस आदमी ने उस बेचारे असल मालिक से छीनने के लिए 3 आईजी तक लगा दिए। इसने ये क्यों नहीं कहा पीएम होते हुए कि पीआईए के सारे डायरेक्टर अंदर दे देता कि जो जगह तुम्हारी मलकियत नहीं थी मेरे बनोई को क्यों सेल किया। उसके बाद नहीं इमरान की चूं निकली मेरी कंप्लेंट के बाद, एफआईए में वो भी पेंडिंग है, वो पर्चा अभी तक नहीं हुआ। जिनमें बैरिया टाउन वाकयाती शुहाद से साबित है कि जिस बेदर्दी से बैरिया टाउन ने सरकारी व प्राइवेट अफराद की जमीनों और जायदादों पर नाजायज कब्जा करके फरोख्त की, हत्ता कि वो जमीनें जिस पर यह कब्जा भी ना कर सके और ना ही मालिक थे, इन्हें भी नक्शा में शामिल करके कागजों में फरोख्त करके घिनौना जुर्म किया। और यह अदारा भी फौज चलाती है। इसमें शामिल रिटायर्ड फौजी ऐसे जराइम करने के लिए बैरिया टाउन के मुलाजिम हैं। फौज ने अपने इस अदारे को मुकदमात से बचाने के लिए अपनी एक तवाइफ चीफ जस्टिस मियां साकिब निज़ार से यह हुक्म कराया
कि बैरिया टाउन पर नैब समेत कोई इदारा मुकदमा ही ना दर्ज करे और ड्रामे के तौर पर लूट मार का महज 1-2% बतौर जुर्माना वापस करने का हुक्म दे दिया। यानी इन्होंने कहा तुमने चले वो फलाने शहर, हर शहर में जमीन लूटी है इन्होंने, तुमने कराची के फलां इलाके में या फलां शहर के फलां इलाके में जो जमीन लूटी है ना, वो बनती तो चलो 200 खरब किया, अपना 2000 खरब किया, 3000 खरब किया, चलो 500-550 खरब रुपया जो है ना, अरब 500 अरब तुम जो है ना वो जमा करा देना वापस, और बाकी मैं महकमों को हुक्म देता हूं कि कोई पर्चा इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। मेरा भी नैब में और दीगर मुकदमा पेंडिंग पड़ा है, मेरे साथ भी बैरिया ने फ्रॉड किया। अच्छा, साहब मिसाल से हुक्म कराया कि बैरिया टाउन पर नैब समेत कोई इदारा पर्चा दर्ज नहीं करेगा और ड्रामे के तौर पर लूटमार का महज 1-2% बतौर जुर्माना वापस करने का हुक्म दिया। ये तमाम जराइम GH के और इसकी एजेंसियों के हैं जो जजों तक के घरों में, बाथरूम्स तक में भी खुफिया कैमरे लगाकर इनकी माओ बहनों बीवियों बेटियों तक की वीडियोस बनाकर फोन टेप करके फिर जजों को भी ब्लैकमेल करते हैं। इसी तरह हर ब्लडी सिविलियन के साथ करते हैं। यह जुर्म करने में ISI सरफरिस्त है और यह जुर्म सुप्रीम कोर्ट में साबित हो चुका है जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने IB के जरिए तहकीकात कराई और तमाम जजिस के चैंबर्स, अदालतों के बाथरूम, जजिस के जो साइड पे बैठने वाले चैंबर और बात होते हैं वो, और घरों के बेडरूमों और बाथरूमों से कैमरे और खुफिया आलात मिले। और लेकिन उस बेगैरत जज की इतनी जरूरत नहीं हुई कि बुला के ISI के DG और मुतलका सारे शहरों के डायरेक्टरों को उसी वक्त कन्विक्शन देता, सजा सुना देता, ताकि आगे तो ये बाज आते। GH ने मुल्क के तमाम असासे नजायज कब्जा करके अपने अदारे और अफसरान की जाती जायदादें बनाकर मुल्क को शीरे मादर समझकर लूटने का सिलसिला जारी कर रखा है। अगर पाकिस्तान पर किसी और मुल्क की फौज काबिज होती तो इनमें से एक भी जुर्म ना करती और मुल्क खुशहाल होता। अब हम फर्ज कर ले या इंडिया की फौज कब्जा कर लेती, अमेरिका कर लेता, कोई कर लेता, उनको हर वक्त ये डर होगा कि यार पब्लिक नाराज ना हो जाए, और फिर मेरे जैसा जो उनके खिलाफ बात करेगा तो क्रांतिकारी कहलाएगा। हैं अच्छे किए ये डाकू कहते हैं अपने मुल्क की फौज के खिलाफ बोले हो और बगैरतों और दल्लियों और हरामियों, अपने मुल्क की फौज नहीं, फौज के अदारे का इस्तेमाल करके मुल्क की सिक्योरिटी के लिए दी गई तोपे, टैंक, बम का इस्तेमाल करके मेरे जैसे निहत्ते सच बोलने वालों को के साथ दहशतगर्दी करते हो। तुम्हारे जराइम पे बात करते हैं हम, तुम आवाज क्यों बंद करते हो? तुमको आज साबित कर, कौम मेरी बात को समझे और ये सीखे। ये जो इन्होंने गुंडागर्दी लगाई है ना, वो एक माहौल बना रहे हैं, वो फौज के खिलाफ बोल दिया, वो जज के खिलाफ बोल दिया, इसमें ना आए। ये सवाल पूछें कि जिसने बोला क्या वो झूठ बोल रहा था? उसको ओपन लाइव ट्रायल में साबित करने का मौका दो। मैं चैलेंज कर रहा हूं, मुझे मौका दो। 15-18 साल से मैं कह रहा हूं, लाइव 20 साल से लाइव मौका दो मुझे, मैं तुम्हारे जुर्म साबित करूं। यू क्रिमिनल्स, यू टेररिस्ट। मुल्क में कोई और फौज काबिज होती तो इनमें से एक भी जुर्म ना करती और मुल्क खुशहाल होता। इसका एक और सबूत ले लें। क्या कि इंडिया में किसी को पता होता है कि उनका आर्मी चीफ कौन है? बात को समझे और ये भी फ्रॉड समझ जाए फौज का। फौज कोई हिफाजत के लिए नहीं, ये फंड ले रही और रियाशी के लिए ले रही है। हिंदुस्तान की फौज से अपना मुकाबला करते हैं। और क्या पेचीदा शोरबा। और बगैर तो हिंदुस्तान की फौज तो अपने से तगड़े मुल्क चाइना नु खिलार के खलोती है। ਤੁਹਾਡੀ औकात की है बांदरो जी नस के कभी अमरीका की गोदी वड़ जाते हो, कभी चाइना के पकड़ वड़ जाते हो। बचाओ 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 बचाओ। इत्थे पहलवान बने हुए हो, भैन पहलवान हो तुसी फौजी हो। कौम को मैं बता दूं, ये जो भैन पहलवान की टर्म है, मैं 15 साल से अपने कॉलमों में लिख रहा हूं। ये भैन पहलवान क्या है, ये मुझे टर्म कहां से मिली? एक दोस्त मेरा, उसका एक भाई, वो बड़ा अच्छा कारोबारी सा दोस्त है, बड़ा नफीस बंदा है, लेकिन उसका एक भाई बड़ा चौड़ा लंबा और बड़ा, उसने हुलिया बनाया हुआ जी, बहू जी चौकलांगा तो ये वो तो खा जाएगा बंदे। हमने भी देखना, ही बड़ा बदमाश किस्म का। एक दिन ना वो मेरा दोस्त और सारे लोग थानों में चक्कर लगा रहे हैं जी, उसको छुड़ाना है, ये वो मुसीबत। मैंने कहा यार वो
वो तो बड़ा वड्डा कोई गैंगस्टर महसूस होता सी ते तुसी लभदे फिरदे हो। उन्हें क्या केड़ा गैंगस्टर, ओ कादा भलवान, ओ भैन भलवान है, सिर्फ सानू घरदियां नूं तुन्नी रखदा है, मावा भैन भरावां नूं तुन्नी रखदा है, बाहर हमेशा लित्र खा के आंदा है। तब से मैं फौज को भैन भलवान कहता हूं। तो ये आपको समझ आ गई भैन भलवान की डेफिनेशन। अच्छा, मुल्क खुशहाल होता। अच्छा, जिसकी मिसाल इंडियन फौज है, जिसने गद्दारी और कारोबार समेत आज तक ऐसा कोई जुर्म अपने मुल्क में नहीं किया। जो पाकिस्तानी फौज अपने ही मुल्क में 22 करोड़ अवाम की इज्जत जान माल लूट कर मुसलसल करती चली आ रही है। सरेआम अवाम की इज्जत जान माल लूटना पाक फौज नामी नापाक फौज, इस बद किरदार करप्ट गद्दार फौज का धंधा है। फौज के साथ साथ सिविल ब्यूरोक्रेसी भी लूट मार में पीछे नहीं है। अगर इन सब का सही एहतसाब हो जाए तो मुल्क का काबिले वापसी कर्जा, जितना टोटल हम पे लोन है, उसका कई गुना रिकवरी हो सकती है। जितने सरकारी नौकर बशमूल फौजी अफसरान मुल्क से लूट मार करके दूसरे ममालिक में फरार हो चुके हैं, इन्हें भी मुतलका ममालिक से गिरफ्तार करने का इंतजाम किया जाए। इन मुल्जमान में सरे फरिश्त आला फौजी अफसरान और ब्यूरोक्रेट्स व जजेस शामिल हैं। आर्मी चीफ मुल्क के मुतअद्दिद अदारों में से एक अदारे का मुलाजिम है और नौकर होते हुए ममालिक से अपनी अय्याशी के लिए अवाम के नाम पर डायरेक्ट कर्ज मांगकर गद्दारी का मुसलसल हो रहा है। यह कंप्लेंट का मेन मकसद यह था कि एक अदारे का, यानी अब IG पंजाब उठे, वो मुल्कों से लादा के सानू माल दो तो पंजाब पुलिस थोड़ी हाजिर है, बंदे मरा लो जिन्हें मर्जी। महकमा तलीम का सेक्रेटरी उठे, वो अलहदा शुरू कर दे ममालिक से डायरेक्ट बातें। वेयर इज गवर्नमेंट? मेरे दर्ज वाला नोटिस के बावजूद जनरल बाजवा ने इसने चीन जाकर अपनी उनके लिए कौन सी खिदमात के बदले कर्ज मांगा। अब ये तो मुकदमा होगा तो इसको अरेस्ट करके रिमांड लेके पूछेंगे ना। और तुहानू जिन्हें मर्जी जुर्म करो कोई फड़न वाला नहीं। सरकारी सूरा इधरों तुसी सिविल साइड से चीफ एडिटर होए, भावें प्राइम मिनिस्टर होए, भावें टॉप दा लीडर होए, दो टैब SP टैब कर्नल टैब थानेदारां तो जरिए चुक के लै जांदे आ बगैर तो। UNO, where are human rights organizations? Where is international media? Can anybody reply me? What the establishment is doing with the innocent civilians, with the honest civilians? Can anybody tell? कौन सी खिदमात के बदले कर्ज मांगा, जिसे कबूल करके चीन ने बैंकों के जरिए $2.3 बिलियन कर्ज दिया। और इस मकसद के लिए पाकिस्तान के कौन से हिस्से गिरवी रखवाए गए, यह भी अभी तक मंजर पे नहीं आया कि पाकिस्तान का अब कौन सा हिस्सा बेच दिया फौज ने। यह सब की तहकीकात मुल्क की बका की खातिर इंतहाई जरूरी है। इसी तरह कमर जवेद बाजवा नामी इस चौकीदार नौकर ने अमेरिकी खतून डिप्टी सेक्रेटरी को फोन करके IMF पर दबाव का कहा, और अब सऊदी और UAE को भी अपनी अय्याशी के लिए कर्ज मांगने के लिए इसने राब्ता करके संगीन जुर्म किया है। GHQ के जराइम की इंतहा यह है। अच्छा, मैं UAE और सऊदीया की बात कर दूं। UAE ने UBL बैंक खरीदा। UBL के मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया, अदली बातचीत का जो अदलिया कंजरिया पार्ट हुआ उसमें बताया कि मैंने UBL पे 3 पर्चे कराए, इन्होंने मेरे साथ अकाउंट्स में फ्रॉड किया, मेरी कंपनीज के बैंक अकाउंट ही गायब कर दिए, चेकबुक में लिए फिर रहा हूं बगैर अकाउंट डिलीट। खैर वो बैंकिंग कोड में मामला, और भी कई वारदातें मेरे साथ की, तो बैंकिंग कोड में जब मामला गया तो ये साबित हुआ इन्होंने अकाउंट्स में फ्रॉड किया। 5 करोड़ रुपया पे करने का इनको हुक्म हुआ और 3 पर्चे दर्ज हो गए। जनरल पाशा ISI का DG ने उस वक्त UAE का जो बादशाह था, शाह, दुबई का शाह, वो चेयरमैन था बैंक का और डायरेक्टर्स शहजादे थे। उन्होंने क्या गल ही कोई नहीं, मैं हाईकोर्ट के जरिए पर्चियां गड़बड़ करा देना, मेरी रिटायरमेंट के बाद मुझे दुबई की नौकरी का अरेंजमेंट करें और इतने अरब मुझे दे, इतने अरब GHQ में भेजें, बैरिया टाउन वाले को इतने पैसे भेजें कराची में इन्वेस्टमेंट के लिए, टावर के लिए, फला काम, ये डील की और मेरे से डरा दिया उनको। वो डायरेक्ट कंप्लेंटेड से राब्ता ही नहीं कर रहे। अब बेवकूफो बदवो अरबा रुपया खरबा रुपया भरिया जे इस बादशाह नौकरी दी जे।
और तुम कंप्लेनेंट से डायरेक्ट बात करते कि भाई आपसे जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई, हम आपका लॉस पूरा कर देते हैं। लेकिन इन्होंने असल में एजेंसीज ने हवा बड़ा बनाया वहां पे। ओ नहीं, ओ मियां जमीन माफ ही नहीं करेगा, छड़ेगा ही नहीं तुहानू, ओ अंदर करा के छड़ेगा। असी हाईकोर्ट ਨੂੰ कहने, हाईकोर्ट की दो तवाइफ जस्टिस एक भट्टी था, एक वो जो सुप्रीम कोर्ट में बैठा है अमीनुद्दीन खान। वहां मैं बहस करनी थी केस की, मुझे कंटेम्प्ट में फंसा दिया इन्होंने, मामला और तरफ ले गए। कितने साल और कितना पैसा और कितने अदारे मेरे तबाह हुए। कोई एक मामला नहीं, हर काम मेरा तबाह किया, सैकड़ों मामलात है। अभी मैं वो बातचीत में अदलिया कंदलिया में लोगों के मुकदमात भी साथ साथ अपने भी जजों के नाम ले लेके सुनाऊंगा ना, तो पता चलेगा कि ये अदालतें करके रही हैं और वकील जो हैं ये बड़वे फ्राडिये करते क्या हैं, कैसे बेचते हैं केस को। जीएचक्यू के जराइम की इंतहा यह है कि गैर कानूनी तौर पर गन पॉइंट पर हर किस्म का कारोबार शुरू कर रखा है, जिसमें दूध, खाद, चीनी, बैंक, प्रॉपर्टी माफिया, बैंक तक इन्होंने खोले। चीनी का कारोबार कर रहे हैं, दूध का कारोबार कर रहे हैं। ये दूध खरा क्यों खत्म हुआ आवाम के लिए मुल्क में। जनरल ज़िया दौर में जीएचक्यू ने कहा सर हम जो दूध बेच रहे हैं, फौज ने अपना ये नूरपुर के नाम से और किन नामों से, उसकी सेल तब बढ़ेगी शहरी इलाकों से पैसे निकालते। हरामजादो, अगर तुमने सफाई रखनी है तो तुम उसके लिए सख्ती कर दो कि भैंस वो रखे जिसके घर में जगह और एक सीवरेज सिस्टम वो बना रहा है। तुमने भैंसे ही निकलवा दी ताकि तुम्हारे डब्बे बिके, और मल्टीनेशनल कंपनियों से तुम बाहरी माल लेके उनको भी अलाउ करो। और कितने प्रोग्राम टेलीविजन पे आ चुके हैं। कुछ लोगों ने जरूरत की है कि 17 कंपनियों में से ऑलमोस्ट 15 जो है वो तो टोटल जाली दूध बना रही है डब्बों में, पाउडर एंड केमिकल्स। एक दो ऐसी हैं जो आधा दूध भैंसों गांव का असल डाल देती है। ये अवाम की जो सेहत को तबाह कर रहे हैं उसके बदले माल ले रहे हैं। हर काम जीएचक्यू जुर्म करता है। 20 साल में मैंने 6 दरखास्तें दी हैं मोबिलिंग से लेके और पीटीसीएल तक इनके खिलाफ। इतने खौफनाक जराइम है कि रोजाना एक एक कंपनी करोड़ों रुपए का कौम से फ्रॉड करती है। मसलन एक सुन लें, आपको मैसेज आएगा कि आप जो है ना जी, आपको 5 GB 10 रुपए में दिया जा रहा है 3 दिन के लिए, आप ऑन कर लेते हैं। अब वो एग्जैक्ट 72 घंटे आपको नहीं अंदाजा होता, आप ऑफ करना भूल गए हैं, इनको पता है, तो क्या होगा, आपका सारा बैलेंस उड़ा देंगे। मेरा 3-4 दफा 1200, 1500, 2000 के करीब बैलेंस 10 मिनट में उड़ा है। 10 रुपए एमबी के हिसाब से देंगे। अब शायद अभी कुछ इन्होंने 5 रुपए एमबी किया। मुझे ये बताया, मैंने तुमसे पैकेज खरीदा 10 रुपए का 5 GB, यानी 5000 MB मैंने 10 रुपए में खरीदे हैं, यानी 1 पैसे में 1 MB खरीदा। तो तुम बाद में नेट बंद क्यों नहीं करते, डिस्कनेक्ट क्यों नहीं होता, मैसेज क्यों नहीं आता कि आपका पैकेज खत्म हो गया, नया लगाना है तो लगा ले। तुम अपनी मर्जी से आगे उसको 10 रुपए पर MB, 1 पैसे की बजाय 10 रुपए MB कंटिन्यू क्यों कर देते हो। नंबर 1। नंबर 2, स्पीड। मसलन पीटीसीएल सुबह शाम टीवी में इश्तिहार दे रहा है 32 MB में चार्ज दे रहे हैं, आपको 32 MB स्पीड नहीं देते। चले आगे से इन्होंने मुझे कह दिया जी अप टू 32 MB, और अप टू का मतलब है कि केबीज में आ जाए। अप टू का मतलब है कभी 15 MB आ गई स्पीड डाउनलोड अपलोडिंग, कभी 20 आ गई, कभी 25 आ गई, कभी 5 आ गई, कभी 4 आ गई। वो तो कभी 1 MB से ऊपर जाती नहीं है। 32 MB नंबर 1, मैं ये प्रूव कर सकता हूं पीटीसीएल के अगेंस्ट, कंप्लेंट से ऐसे तो नहीं मैं देता। नंबर 2, स्पीड बता दिया इन्होंने, डेटा रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती हैं। अच्छा, टीवी पे सुबह शाम ऐड दे रहे हैं अनलिमिटेड। अब तो असल में, अब तो सच में अनलिमिटेड। मैंने भी एक पैकेज और ले लिया 4G का, वो ऑन किया, बंद हो गया वक्त से पहले। मैंने फोन किया क्यों बंद हो गया, उन्होंने कहा जी वो तो 150 GB, जस्ट 150 GB। मैं कहा एक तो तुम्हारा मीटर डबल है। मैंने डाउनलोडिंग करके देखी है कि अगर मैं कोई यूट्यूब से लेट्स सपोज कोई वीडियो डाउनलोड कर रहा हूं और मुझे वो बता रहा है डाउनलोडर, इंटरनेट डाउनलोडर मुझे बता रहा है कि ये 50 GB डाउनलोड हुआ है, 50 MB डाउनलोड हुई है, 50 MB की फाइल डाउनलोड हुई है। दूसरी तरफ मैं देखता हूं ऐप के जरिए इनकी, तो 100 MB कंज्यूम्ड आ जाता है। ये मैंने मुसलसल कई माह से चेक किया। इसी तरह इनका DSL का भी यही फ्रॉड है। स्पीड जानबूझकर नहीं देते, डेटा रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। और इतना बड़ा ओपन फ्रॉड, अनलिमिटेड के साथ अनलिमिटेड का लफ्ज क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों? ये सारे अदारे जीएचक्यू को पैसे देते हैं। ओपन क्राइम की इजाजत दे रखी है जिन लोगों को, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज नहीं होने देते। मैं सबूत देता हूं जितने कहते हैं। यहां पीर बाबे बिठा देते हैं,
वो स्वाय फ्रॉड के पीर बाबे क्या कर रहे हैं मुझे बता दें। स्वाय फ्रॉड के कानून है, उनसे कोई टैक्सेशन नहीं पूछी जा सकती। कितनी फॉरेन फंडिंग उन्हें आ रही है, कितना पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है, नो टैक्सेशन। क्यों? क्योंकि वो आईएसआई के, आईबी के, एमआई की आमदन के जराए हैं और जासूसी का नेटवर्क है। क्योंकि बंदा बाबे को जाके सारा कुछ बता देना, डाकू डाका मार के कहना पीर साहब दुआ करना। सरकार, मैंने एसपीओ को जूतियां उतार के पीरों के पास जाते देखा, एसपी डीएसपी लेवल के लोगों को कई दफा देखा, डीआईजी लेवल के देखा, जूती उतार के सरकार दुआ करना, वड्डी दिहाड़ी ला बैठा, उन्होंने कहा कोई नहीं अल्लाह फजल करेगा। उस दल्ले को पता है, उस डीआईजी को और अफसर को पता है कि बाबे की दुआ दुआ कुछ नहीं है कि ना ही अल्लाह नाल कंटैक्ट है। उसको अंदर से पता मैं आईएसआई के नुमाइंदे नाल सेटिंग रखी हुई है, मैं जीएचक्यू के नुमाइंदे के साथ सेटिंग रखी हुई है, इतों दुआ करा ली है और उधरों खुफिया रिपोर्ट नहीं जाएगी मेरे खिलाफ। अच्छा जी, प्रॉपर्टी माफिया तालीम समेत बेशुमार कारोबार करके 22 करोड़ सिविल अफराद का हक भी। इसमें टाइपिंग उर्दू की मिस्टेक्स हुई है। मैंने बताया मुझे तो कैद से आपके साथ इतनी हिम्मत कर रहा हूं, अंदाजा करो इन्होंने कैद क्यों किया होना, मैनू खुल के मैं की कुछ करता हुआ, समझ लेना। इस मुल्क में बब्बर शेर एक ही है आज भी, ये सारे लगड़ बगड़ जड़े ने शेर की खल पवा के फराड करते पे ने। मिसाल दे देता हूं, 2011 में अचानक आईएसआई ने तूफान मचा दिया सोशल मीडिया पे कि अहमद मीर राका एजेंट है। मैं फिर आउट हो गया, ओदे तो तगड़ा 96 से लेकर 2006 तक के अखबार उठाए, मुझे उंगली लगी है, पाकिस्तान के हर अखबार में छप रहा है अजहर अमीन के साथ ज्यादती हो गई। ये प्यार था मेरा मीडिया में और दोस्तियां और तलकात थी और मेरी इज्जत थी बेसिकली ऑनेस्टी की वजह से। उन्हें पता था कि ये बंदा जेन्युइन है। और फिर मुझे ऐसे तो नहीं मुजीबुर रहमान शामी जर्नैल और जर्नलिज्म कहता था, तो मैं जर्नैल इनके लिए बना। जब आरफ निजामी ने और मजीद निजामी ने मेरे पास आकर रिक्वेस्ट की कि जनरल मुशर्रफ ने इश्तिहार बंद कर दिए, तो सब अखबारों में छपा कि मियां मोहम्मद अजहर अमीन ने कहा है, नवाए वक्त में भी बड़ी सुर्खी और पाकिस्तान में भी और अखबारात में भी, मियां मोहम्मद अजहर अमीन ने कहा कि इश्तिहार खोल दो वरना मैं जीएसक्यू की ईंट से ईंट बजा दूंगा। फौरी तौर पर मुशर्रफ ने बुलाया निजामी साहब को, उन्होंने कहा मैं इश्तिहार खोल लूं। वो यहो जिहा मीडिया नूं जरनैल लभा आया सी, घर का शेर मारोगे ते सड़कों ते तुहानू गिद्दड़ ते लुब्बड़ खानगे। जो लोग अपने घर के अंदर का शेर मार देते हैं, अपनी कम्युनिटी के अंदर का शेर मार देते हैं, अपनी कंट्री का शेर मार देते हैं, तो उसी लेवल पे उनको कुटमार पड़ती है। एक भी जर्नलिस्ट इस वक्त ऐसा नहीं है जो जेन्युइन, ये सारे ड्रामे हैं। जैसे जीएचक्यू की है ना अपोजिशन भी और गवर्नमेंट पार्टी भी होती है, इसी तरह कुछ सहाफियों को अपोजिशन के साथ, कुछ को गवर्नमेंट पार्टी के साथ लगाया जाता है। समझे इस बात को। बंदा सरवाइव नहीं कर सकता, बर्बाद हो जाता है, उसका बचता ही कुछ नहीं। उसके घर में मौतें होती हैं, तबाहियां होती हैं। उसका 20-21 साल का जवान भाई जान से जाता है, पागल हो जाता है पुलिस और फौज की मार खा के। उसको पकड़ के मारते हैं एमए पास 18वें ग्रेड के अफसर को, 21 साल के बच्चे को, कि मार मार के मिर्जा फरहान बेग एसपी उसको टेबल पे सर मार रहा है, अपने भाई को अमेरिका से बुलाओ। जैसे उस बेचारी शहबाज गिल की ड्राइवर की बीवी को उठा लिया, 10 माह की बच्ची को उठा लिया। ये कुछ हमारे घर में होता रहा है। नहीं सह सकते थे वो मैंने बच्चों की तरह पाले थे बहन भाई। मेरे फादर फौत हुए, मैं 16 साल 17 साल का था, छोटे छोटे थे, सब मर गए। आगे मैरिज हुई, छोटे छोटे नाबालग बच्चे भी मेरे एक किस्म के मर गए, आईएसआई की कस्टडी में चले गए। वाइफ चूंकि मेरी फौजी फैमिली की थी और सारा दाद का नाम था आर्मी ऑफिसर्स का। मुझे लास्ट वार्निंग दी वाइफ ने जीएचक्यू के पांव में पड़ते हो, मैं कहना आई एम गोइंग, मुझे बच्चे नहीं मरवाने, मैं जा रही हूं बच्चों के लेके बाप के घर। सो ये जो फौज है बदकिरदार बगैर जराइम पेशा। अब आगे आईएसआई ने मेरे घर में कहते हैं, 3 साल से यही कह रहे हैं कर्नल मेजर वगैरह इकट्ठे होके, मेरी वालदा को अल्फाज सुन ले आईएसआई के, मां जी आपका बेटा नहीं दे सकते जो दुनिया से चला गया, मां जी अजहर अमीन को समझाएं, इसकी जिंदगी के साल वापस नहीं कर सकते, सारे अफसरों को माफ करें, पैसा जितना कहता दे देते हैं, कुर्सी जौन सी कहती है दे देते हैं। मैंने कहा पहले इंसाफ, नहीं छोड़ूंगा, नहीं गुनाहगारों को माफ करूंगा, इसलिए कि इंसानियत से एतमाद खत्म हो जाता है। इंसानियत खत्म होती जा रही है मुल्क में। अपनी कोठी की बैठ की कच्ची आबादी के जिन लोगों को अपनी होश जबकि संभाली है फादर की डेथ के बाद, जिन लोगों को नीच जात के लोगों को अपनी कुर्सी के ऊपर बिठाया, मरासी और कुम्हार,
कच्चे कोठे, भूखे मरते लोग, खुदा की कसम। इनको हमेशा राशन दिए, पिकअप की पिकअप भर भर के राशन दी, अपनी कोठी में इनकी शादियां कराई। जब भी मेरी कोठी में शादी होनी है, बेडरूम्स, कमरे, लॉन, ग्राउंड, सब इस वक्त तो सब तबाह हुआ पड़ा है, क्योंकि मैं उसकी रिकंस्ट्रक्शन वो कर रहा था, रेनोवेशन कर रहा था। तो पुलिस आई और MI आई, ISI आई, और मैं मिस्त्रियों को मारा, रंगसाजों को मारा, कोठी का पेंट नहीं करने दिया। वो जहां जहां तोड़फोड़ हुई थी, दीवारों पर एक मार मारे हुए थे, वो सारी रंग उतारे थे ताकि नए करें, वो सारे मिस्त्री वगैरह भाग गए। मेरे पास है वो मिस्त्री जिनको मार पड़ी, वीडियो है, वीडियो मौजूद है कि मेरे मेन गेट पे अंदर पुलिस वाले खड़े होकर कह रहे हैं तू कौन है, कितने लुक गया मियां अंदर जाके, कौन सा खुफिया तहखाना है कोठी में। उसको कह रहे तू कौन है, ने कहा जी मैं तो मिस्त्री और ये रंगसाज और ये है। काम करोगे इसके घर में, असि उजाड़ने पे या तुसी रंग रूंग करके यदि कोठी में फिर सही कर रहे हो। आप अंदाजा करें, ये बातें वीडियो मौजूद हैं। अभी शार्पाई न्यूज ID खोलें, उस पर ये वीडियो मौजूद है। सो मुझे लोग कहते थे कि ये बड़ी गंदी खसलत के हैं लोग, इधर पीछे जो आपके रहते हैं कोठी की बैक पे, बड़ी गंदी चोर चक्के, बेईमान, मुनाफक, झूठे, गलीज, नीच जहनीत के लोग हैं। आप बराबर कुर्सियों पे बिठाते हैं उनको, दिन में 10 दफा आते हैं। कोई आपके घर रिक्शा धोने आता है, कोई कुछ करने आता है, मैं अपने घर के अंदर खड़े करा देता था इनके रिक्शे में और गड्ढे और पिक। आप इनको हर दफा बिठा के चाय पिलाते हैं और करते हैं, और अपनी कोठी में इनकी शादियां करते हैं, 3-3 दिन रहते हैं, अपनी बिजली देते हैं, सारा कुछ देते हैं। इनको टच किया मुकामी थाने ने, मैनेज किया। अब जब मैं प्रूफ कर रहा हूं तो क्यों नहीं मेरे क्रॉस वर्जन दर्ज करती पुलिस। प्रूफ किया मैंने कि पुलिस ने इनको मैनेज किया। इन्हें कहा इसके कैमरे तोड़ो। जब पुलिस या शरारत कराती है या आर्मी के ISI वालों ने आके हमला करना था तो वो रिकॉर्डिंग हो जाती है, वो मेरे कैमरे तोड़ रहे हैं कोठी के। जबकि उससे पहले सारी गली मेरे से लेके जाती रही है, मेरा पूरा मोहल्ला मुझसे लेके जाता रहा जी। हमारी बाहर से बाइक उठाई गई, हमारी गाड़ी का शीशा उतर गया, हमारे घर रात को कोई टापा, मैंने कोई दर्जनों चोर पकड़वाए हैं कैमरों से। लेकिन वो पीछे आबादी के, मेरा मोहल्ला खुश है, पिछली आबादी के मेरे घर के आगे आके कोठी के कैमरे तोड़ते हैं। हमने कैमरे नहीं लगाने देने। 7 दफा के 8 दफा कैमरे तोड़े, 14 मेरी कोठी के अंदर घुस के हमले हुए। मेरी वालदा पे मुझ पे इंटें सीधी सीधी चली, दहशतगर्दी की एक्सट्रीम हुई, क्यों नहीं एंटर किया। हवाई फायर करके जान बचा रहा हूं। पुलिस कह रही है हवाई फायर जान बचाने के लिए क्यों तूने किया, हम तुझ पे हवाई फायर का पर्चा देंगे। ये मेरे प्लाजे में भी हमला हुआ तो हवाई फायर का पर्चा कराया। पुलिस कहती है, एजेंसियां कहती है तू बचाया क्यों अपने आप को, क्यों बचाया, मरिया क्यों नहीं। आगे मैं पढ़ता हूं। मजीद जुल्म यह कि इन्हें अपने कारोबारों पर 16 सरकारी महकमों को रिश्वत नहीं देना पड़ती, किसी भी किस्म का टैक्स ये नहीं देते, फिर भी अशिया अवाम को इंतहाई महंगी फरोख्त करते हैं। जिसकी एक मिसाल यह है कि कुछ सिविल अफराद पर यह इल्जाम लगाकर FIA ने यह मुकदमा दर्ज किया कि उन्होंने चीनी 50 से 100 रुपए किलो करके अवाम से जुल्म किया। जबकि मैंने उसी वक्त कॉलम लिखा कि फौज ने भी अपनी शुगर मिलों से इसी रेट पर चीनी दी, जबकि फौज को ना तो टैक्स देती है, कोई टैक्स नहीं देती, सारे कारोबार मुल्क के फौज ने कब्जा कर लिया है। पीछे रैन खून बचे हैं, उस रैन खून से टैक्स लेके ये सारी तनख्वाहें ले रहे हैं पूरा मुल्क, और ये अशियां कर रहा है। और जो मेन बिजनेस इस मुल्क में है वो सारा फौज ने कब्जा कर लिया, और किसी को बिजनेस खड़ा नहीं करने देती, और उसका टैक्स नहीं देती, ना तो टैक्स देती है। मैंने लिखा कि ना ही 16 महकमों को रिश्वत देती है। हर कारोबारी को, फैक्ट्री वाले को, बिजनेस वाले को 16 महकमों को रिश्वत देनी पड़ती है, उनको वो भी नहीं देनी पड़ती। उनको तो 10 रुपए किलो चीनी देनी चाहिए, 16 रिश्वत नहीं देती। इसी तरह 16 महकमों के बेचारे सिविल मुलाजमीन की रिश्वत भी यही फौजी खा जाते हैं, उन बेचारों की रिश्वत भी खा जाते हैं यही फौजी। ना जग्गे और ना भत्ते देती है। प्राइवेट आदमी को तो कभी जग्गे कभी भत्ते, जब पुलिस वालों का दिल करता है फैक्ट्री में जाकर घुसते हैं। मैं अपनी एक दफा फैक्ट्री में बैठा तो मुकामी थाने की गाड़ी आई, ये गड्डी दे बंपर रहने वो आके दो। मैंने कहा किस वजह से, कहता सफाई मुहर्रर, कहता अच्छा साढ़े इलाके च फैक्ट्री ते बंपर नहीं पवाने। जबकि मैंने उसी वक्त कॉलम में लिखा अच्छा 16 महकमे बेचारे खा जाते हैं, ना जग्गे ना भत्ते देती है। जैसा कि सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल है कि एक जनरल ने एक फैक्ट्री मालिक से कनाडा में 1 अरब रुपया जमा करवाने का उसके नाम पे हुक्म दिया। मेरे चीनी वाले कॉलम पर के बावजूद भी FIA ने फौज की शुगर बिल्लें शामिल नहीं की, बल्कि मेरे शामिल तफ्तीश नहीं की, बल्कि मेरे इस कॉलम के बाद मीडिया और FIA ने यह केस ही गायब कर दिया, और कॉलम लिख के वो जहांगीर तरीन होगी, मौजें हो गई जरदारियों की, शरीफों की, मिलों की। मेरे और कॉलम लिखकर जुर्म का इंकशाफ करने पर फौज ने पुलिस और ISI की चढ़ाई मुझ पर डबल कर दी, जो कि 22 साल से जारी है।
और जब खबर एजेंसी शारपाई ने 7 अगस्त 2019 को यह खबर जारी की कि फौज ने कश्मीर फरोख्त कर दिया, तो उस दिन से आज तक घर में नाहक कैद किया गया हूं और आज पूरे 3 साल हो गए हैं। अपनी कैद की 3री सालगिरह के मौके पर यह कंप्लेंट लिख रहा हूं। ये 7 अगस्त 2022 को 3 साल पूरे हो गए ना, क्योंकि 5 अगस्त को कश्मीर पे कब्जा हुआ, फौज ने खामोश रह के कब्जा होने दिया। 7 को मैंने एविडेंस खबर जारी की कि फौज ने कश्मीर फरोख्त कर दिया। उस दिन फिर मेरे पे चढ़ाइयां डबल हो गई, फौजी उठाने आ गए, मैं कोठी में ही लॉक वॉक होकर गायब हो गया और इनको कहा कि अब गोलियां चलेंगी, लाश मेरी लेके जाओगे, जिंदा नहीं लेके जा सकते। तो वो इस वेट में के बाहर निकले तो उसको उठाएं। इधर लुच्चे लफंगों को भी कह दिया कि ये जिस वक्त रैकी करें, कुछ 4 इस तरह बैठे होते हैं कोठी के, 4 उधर बैठे वेट कर रहे होते हैं कि कैसे इसको ये निकले सही एक दफा, तो फिर कैसे वो भी हम हाथ डाल के खून छून करते हैं। ये इन्होंने ये गेम कर रखी है। ऐसी बेशुमार गद्दारियां और मनमानियां इस अदारे के नौकरों की 70 साल से जारी हैं। मजीद अहम यह है कि अगर कोई इनके संगीन जराइम का इंकशाफ करता है तो ये उसे फौज के खिलाफ साजिश करार देकर अगवा तक करते हैं, तबाह बर्बाद करते हैं, इंजीनियर्ड तरीके से मुकदमात में फंसाते और दुश्मनियां डलवाते हैं। अब आप देखें ना, मैंने आपको बताया कि मुझे लोग कहते थे ये बड़े नीच लोग हैं, गंदे लोग हैं, इनमें जो मरासी हैं, उन्होंने हमारे सामने ही मरासियों को किसी शिया ने आगे कहा तुम झंडा लगा लो और यहाँ पे शाम गरीबा कर लिया करो, साल पे साल शिया का लगा के हम तुम्हें कुछ पैसे दे दिया करेंगे। उन्होंने इनके कोठे कुछ महीने पक्के करा दिए थे, वो ऊपर की मंजिलें उनके कोठों की उन्होंने डलवा दी, वो शिया बन के बैठ गए मरासी से। हालांकि इनकी औरतें डफलियां शफलियां बजवाती थी वहां लोगों के घरों में। इनका मेरे खिलाफ यूज किया। मुझे लोग कहते थे ये नीच है, तो मैं कहता था यार मुझे मियां मोहम्मद बख्श का शेर सबसे बुरा लगता है कि नीचा दी आशनाई तो फैज किसे ना पाया, किक्कर ते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। तो मैंने कहा कि ये मुझे इसलिए बुरा लगता है कि यार मैं सब इंसानों को बराबर समझता हूं। अब मैंने पुलिस को ये शेर लिख के दिया, अंदाजा करें कि इनके तुमने जिनका इस्तेमाल किया इन पर पूरी जिंदगी से हमारे एहसान है, बेबा इंसान है, और इन्हीं का इस्तेमाल। अच्छा मेरे साथ हमेशा वही कुछ हुआ जो अली के साथ हुआ है। अली कहते हैं ना कि मैंने जिसके साथ एहसान किया वही मैं अपना दुश्मन पाया। मैंने भूखे नंगों को करोड़पति बना दिया, अल्लाह पाक ने मेरे हाथों बनवाया, लेकिन वो लोग मुझी से हासद होके मेरे ही दुश्मन बने, मेरे ही खिलाफ कॉन्स्पायरेसीज में पाए गए बाद में। ये शुरू से मेरे साथ हो रहा है, रिश्तेदार भी, दोस्त भी, अजीज भी, मिलने वाले भी। हैरान हूं मैं अपनी इस लक पे। किस्मत है, अल्लाह ने ये लिखा होता है बाज़ औक़ात, तो जो अल्लाह की मर्जी जब आए, क्योंकि जुल्म सितम की ताकत भी तो अल्लाह देता है। जुल्म सितम की ताकत अगर एस्टेब्लिशमेंट को दी है वो भी तो अल्लाह ने दी है, और जब कभी वो सजाएं भी दे देता है। अब मैं ये आगे पढ़ता हूं। मजीद अहम यह है कि अगर कोई इनके संगीन जराइम का इंकशाफ करता है तो ये उसे फौज के खिलाफ साजिश करार देकर अगवा तक करते हैं, तबाह बर्बाद करते हैं, इंजीनियर्ड तरीके से मुकदमात में फंसाते और दुश्मनियां डलवाते हैं, जिसका एक सबूत मेरे साथ होने वाले संगीन जराइम है। लेकिन मेरे मामले में अल्लाह का एक खास मौजज़ा है कि इसने मुझे जिस तरह तमाम रियासती इदारों की तरफ से मेरे साथ जारी, इसमें टाइपिंग मिस्टेक काफी है, साथ का है गलत डल गया, जारी खुली और नंगी जंग का मुकाबला करने की तौफीक दी, ऐसे मौजज़े की मिसाल और शायद कोई नहीं है। मसलन फौज एजेंसियों और पुलिस समेत 12 अक्टूबर 1999 से आज तक जिस अदारे ने जो भी जुर्म मेरे साथ किया उसे मैं मुतलका महकमों के रिकॉर्ड में दाखिल करने में 70%, 80% तक कामयाब रहा, जिसका सबूत मेरी तरफ से या मेरे मुलाजमीन या नुमाइंदों की तरफ से दर्ज 50 के करीब FIR और दर्जनों इस्तगासे, वो भी पर्चा ही होता है, वह रिट पिटीशंस, जबकि नैब FIA एंटी करप्शन पंजाब पुलिस के पास दर्जनों पेंडिंग दरखास्तें बराए अंदराई FIR, वो इतने मजबूत डॉक्यूमेंट्स के साथ है, वो भी पर्चे ही हैं, शामिल हैं। आपसे दरखास्त है कि फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू की जाए, और अगर नैब के दायरा इख्तियार में यह मुकदमा नहीं आता तो जो महकमा यह मुकदमा दर्ज कर सकता है उसे डायरेक्ट भिजवाया जाए, क्योंकि नैब ने भी यह संगीन जुर्म शुरू कर रखा है कि जिन ताकतवरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना होती, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, इस तरह के ताकतवरों के खिलाफ, सिविल दे भावे वजीर आजम भी धरूंदे ले जाते हैं, बगैरत दे बच्चे, हरामी सुअर नैब वाले, कार्रवाई नहीं करना होती, उनके मुतल्लिक इस तहरीर के साथ फाइल दाखिल दफ्तर कर दी जाती है कि नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता, नैब के ऐसे घनौने मुजरिम अफसरान को सजाए मौत देना चाहिए,
जिन्हें यह मालूम नहीं होता कि अगर इनके दायरा अख्तियार में नहीं तो किस अदारे के दायरा अख्तियार में आता है। अगर नायब अफसरान को इल्म नहीं तो आम इंसान को कैसे इल्म हो सकता है। तारीख 7 अगस्त 2022। दरखास्त दहिंदा डॉक्टर मियां मोहम्मद अजहर अमीन, गॉडिस्ट, सहाफ़ी, कालम निगार, शायर, चीफ एडिटर। चेयरमैन जस्टिस लॉ चैम्बर लिखना भूल गया हूँ यहाँ पे मैं। अच्छा, क्योंकि कानूनी इदारे का भी तो सरबराह हूँ ना मैं इस मुल्क के, पहले इस चैम्बर का जुडिशल एक फोरम का भी तो मैं चेयरमैन हूँ। अच्छा, अब यहाँ मैं नैब के हवाले से बताऊंगा कि इन्होंने मेरी भी बेशुमार दरखास्तें और मेरे पास बेशुमार लोगों के सबूत हैं, जिसमें पुलिस के CSP अफसरान और दीगर इंतजामिया के CSP अफसरान और दीगर अफसरान के खिलाफ ऐसे सबूत मौजूद है कि वो नैब का दायरा अख्तियार थे, लेकिन उन्होंने वापस भिजवा दी दरखास्तें। और तुम मुतलका महकमे को अपना नंबर लगा के भेजो कि जनाब ये तुम्हारा पर्चा देना बनता है FIA या पंजाब पुलिस, लिहाजा आप कार्रवाई करके नैब को इतला दें और उसकी कॉपी भिजवाएं कंप्लेंटेंट को। तुमने जो बदमाशी शुरू कर रखी है इसकी सजाएं भी दी जाएंगी तुम्हें। और यहां मैं सऊदी अरब के शाह मोहम्मद बिन सलमान वगैरह को, UAE को, इनको मैं पैगाम भिजवा रहा हूं अरबों को कि गॉडिज्म और मुकदमा मज़ाहब, यहां मैं आवाम को बता दूं godism.com पे ये किताब भी फ्री अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। तो मैं शहजादों को बता दूं कि मैंने 6 माह टाइम दिया, डॉक्टर जाकिर नाइक को भी दिया, बड़े बड़े आलमों को दिया। मेरी इस किताब के बाद मुशरक आजम, जिसने शिरक सबसे ज्यादा फैलाया, डॉक्टर ताहिर कादरी, उसने एक ड्रामा शुरू किया। अब अचानक यू टर्न लेते हुए इसने कहना शुरू कर दिया कि ये बाबों के, ये फिरकों के खिलाफ थोड़ा सा बोला है, थोड़ा बहुत ये किया, पर उसे समझ नहीं आ रही करे क्या। क्योंकि उस एक भूखे नंगे मुल्ला ने, 30 साल पहले भूखा नंगा मुल्ला था शरीफों की मस्जिद में, उसने भी मजहब का फ्रॉड करके अरबों खरबों का जो नेटवर्क खड़ा किया और उसको मजहब की बुनियाद पे इसने धरने दिए। जो मेरा मुकदमा है मजहबी जमातों के खिलाफ कि इस्लाम के नाम पे पैसा किया और इस्लाम के लिए कभी भी इन्होंने कोई धरना नहीं दिया। इतना बड़े बड़े 2 धरने दिए ताहिर कादरी ने आके, कोई इसको पूछने वाला है? याद करें धरना किस लिए था पहला इसका कि जी वजीर आज़म हटा दो, और एक उसको झूठी खबर पहुंचाई गई धरने में, तो याद है? मुबारक हो, मुबारक हो, चीफ जस्टिस ने हरा दिया वजीर आज़म, यानी कि मेरा मिशन पूरा हो गया। दूसरा धरना 3 महीने इसने दिया नवाज शरीफ गवर्नमेंट खत्म करने के लिए, इस्लामी निजाम के लिए नहीं दिया। और इसकी पुरानी तकरीरें उठाएं, झूठी मक्कारी और गलाजत से भरपूर इसने जितने अपने और बाबों के मौज से सुरा के माल लूटा है। इस समेत सबको मैंने टाइम दिया था कि मैंने जो सवाल लिखे हैं गॉडिज्म और मुकदमा मज़ाहब में जो वो मौजूद, अब किताब की शक्ल कर गया, पहले तो क्वेश्चन पूछे थे कि मैं कहीं गलती पर तो नहीं, जवाब दे, जवाब कितों है? मज़ाहब तो है ही फ्रॉड, अल्लाह ने तो ना कोई मजहब लिखवाया, ये साबित हुआ इस किताब में। तो मैं सऊदिया को कह रहा हूं कि तुमने मजहब के नाम पे बड़ा लूट लिया दुनिया को। क्या तुम्हें इतनी तकलीफ है कि 22 करोड़ अवाम की इज्जत जान माल लूटने के लिए उधार दो? खबरदार, तुमने अगर कोई पेट्रोल उधार दिया या कोई चीज दी, 15 रुपए लीटर पेट्रोल ईरान से, बॉर्डर से फौज रोज का अरबों रुपए का स्मगल करके लाती है पेट्रोल पंपों को। खबर एजेंसी शारपाई के जराये के मुताबिक यह खबर है, पेट्रोल पंपों को वो कम कीमत पे देती है, यानी PSO से या सरकार से पेट्रोल पंप खरीदेगा हफ्ते में 1 ट्रक मसलन, तो 4 खरीदेगा फौज के खुफिया स्मगलिंग नेटवर्क से 15 रुपए लेके 250 में देती है पेट्रोल। और ऑफिशियली सऊदिया और दीगर ममालिक से इतना महंगा लेके, इस पे मैं आलादा वीडियो करूंगा, ये बहुत बड़ा खेल है। क्या बताऊं मैं आपको, ये कहां कहां से लूट रहे हैं। मैं सऊदिया को वार्न कर रहा हूं, तुमने जो बुत परस्ती शुरू कर रखी है गॉडिज्म एंड केस ऑफ रिलीजियस बुक के मुताबिक, इंसान बनो और हमारी खाले ना खिंचवाओ। पाकिस्तान को पेट्रोल दे देंगे, फिलहाल एड दियो ना, एड दी अवाम दी तुहाडी आते ऐसे पैसे दो कि हां अवाम की कितनी सब्सिडी बिजली के बिल में खत्म करनी पड़ रही है सालाना। अच्छा 20 अरब या 50 अरब, ये ले 50 अरब सालाना हम ग्रांट देते हैं अवाम को, जो है सब्सिडी खत्म करते हैं, लॉस हम पूरा करते हैं। खाने पीने की रोटी की चीजों में कितने टैक्सेस लग रहे हैं। अच्छा
ये दालें, गोश्त, सब्जी, फल, इन चीजों पे 2 खरब रुपया टैक्स इकट्ठा हो रहा है। आप टैक्स खत्म कर दें, हम 2 खरब माहाना सालाना दे दिया करेंगे पाकिस्तान को, ताकि अवाम रोटी सही तरह खा लें। ये क्यों नहीं करते? कर्जा दे के फौज की ऐशियां कराते हो, अपने गुंडे पालते हो और अवाम से किससे निकलवाते हो? बदुओ, चोरों, डाकुओ। सर तुम्हारा चोरी कारोबार था ना। आले सऊद क्या है? कितना बड़ा डाकू था सऊद। चोरी कारोबार था, डाके था, काफले लूटते थे। अमेरिका ने तेल कटता, तुहाड़ियां पौबारा हो गई। दुआ ते कोई आयत ने, किसी आयत ने नहीं कटिया, किसी दुआ ने नहीं तेल कटिया, यहूदो नसारा ने कटिया ते तुहाड़ी नस्ल बदली। खोतियां दे फिरन वाले बदुओ। मैं यहां खत्म करता हूं। अल्लाह, ईश्वर, गॉड, भगवान, रब, मालिक को जिस नाम से भी पुकारें, सिर्फ वही अजीम है, सिर्फ खुदा अजीम है। ओनली गॉड इज ग्रेट, इल्ला अल्लाहु अकबर।